प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कल की थ्योरम में विद्यार्थियों हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर काफी कुछ चर्चा कर ली थी और ग्रीन थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे और उन क्वेश्चंस की मदद से हमने ग्रीन थ्योरम के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। तो वेक्टर कैलकुलस की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी लास्ट वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। कुछ वीडियो लेक्चर्स अभी एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं हुए हैं, वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। पहले हमारा प्लान था कि हम उनको लाइव क्लासेस के माध्यम से लेंगे, लेकिन लाइव क्लासेस के माध्यम से वो कंप्लीट नहीं हो सके कुछ टेक्निकल एरर के कारण, तो हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया और जैसे ही वो एडिट हो जाएंगे तो कंप्लीटली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। लेकिन हम फिर से आपके सामने लाइव क्लासेस के रूप में फिर से उपस्थित हैं और आज की क्लास में इसी टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बेसिकली वेक्टर कैलकुलस का ये लास्ट टॉपिक है, बेसिकली ये वेक्टर इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज द ग्रीन थ्योरम। तो ये जो ग्रीन थ्योरम है विद्यार्थियों, बेसिकली आज इसके पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ग्रीन थ्योरम कहां कहां काम आ सकता है, किन परिस्थितियों में काम आ सकता है, इन सभी के ऊपर पूरा का पूरा हम लोग फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए ग्रीन्स थ्योरम को यहां पे शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों जो ग्रीन्स थ्योरम है आप पहले समझिएगा कि वो कहता क्या है बेसिकली। सो जो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज व्हाट? स्टेटमेंट है ग्रीन थ्योरम का इंटीग्रेशन अलोंग सी पी डी एक्स प्लस q dy is equals to double integration surface integration of del q by del x minus del p by del y dx dy. So this is the Green's theorem statement. अगर आप इस स्टेटमेंट को समझें तो यहां पर बेसिकली p और q क्या है? p और q जो है वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है बच्चों, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन बेसिकली, ठीक है ना। सी क्या है? सी एक क्लोज्ड कर्व है बच्चों, क्लोज्ड कर्व है किसी प्लेन में, इन प्लेन में एक क्लोज्ड कर्व है बेसिकली। एंड व्हाट इज एस? एस क्या है? S एक सरफेस है बाउंडेड बाय C। तो जैसा कि बच्चों स्टोक्स थ्योरम में था कि एक क्लोज्ड कर्व होता था बेसिकली और वो एक सरफेस को जनरेट करता था, मतलब उससे बाउंडेड एक सरफेस होती थी। तो वहां पर हम लोग लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था और कैसे क्या कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को कोरिलेट किया जा सकता है, ये स्टोक्स थ्योरम में समझा था। अब यहां पर भी हम लोग वही कर रहे हैं बेसिकली कि एक लाइन इंटीग्रेशन को एक सरफेस इंटीग्रल के साथ में कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये जो लाइन इंटीग्रेशन है ये दो वेक्टर पॉइंट फंक्शंस का है। दीज आर द टू वेक्टर पॉइंट्स फंक्शन। तो इन दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का बेसिकली जो लाइन इंटीग्रेशन है वो इक्वल होता है इनके डेरिवेटिव्स के surface integration के, right? And this is the p1 is the first function, q is the p and q are the functions. इनकी बनावट थोड़ी सी अलग है बच्चों। आपका जो फंक्शन है वो p dx plus q dy के रूप में होना चाहिए और इसका लाइन इंटीग्रेशन बराबर होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ del q by del x minus del p by del y dx dy। तो यहां पर विद्यार्थियों फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो ये कि आपको इस स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बिकॉज स्टेटमेंट की बनावट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टेटमेंट को रिमेंबर आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से वैसे अपने आप हो जाएगा। नंबर 2 कि इस ग्रीन थ्योरम की मदद से लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को कोरिलेट किया गया है, राइट। नंबर 3 हम इसकी मदद से इस टाइप में जो भी लाइन इंटीग्रेशन दिए जाएंगे जिसमें दो फंक्शंस का अलग अलग क्या कहते हैं आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, p dx प्लस q dy, मेनली dx और dy। तो dx के साथ जो होगा वो p होगा, dy के साथ जो होगा वो q होगा।
तो उसका किसी क्लोज्ड सरफेस के अलोंग जो इंटीग्रेशन है वो बराबर होगा डेल क्यू बाय डेल एक्स, क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस पी का वाई के रिस्पेक्ट में। कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है, पी का वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों का डिफरेंस और इसका सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको सबसे पहले उसमें लाइन इंटीग्रेशन में जो कर्व सी यूज हो रहा है उसको इमेजिन करना है, और जो सरफेस इंटीग्रेशन, जो सरफेस जनरेट हो रहा है उस क्लोज्ड कर्व से उसको इमेजिन करना है। बिकॉज लाइन इंटीग्रेशन में भी लिमिट्स निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सरफेस इंटीग्रेशन में भी लिमिट निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोनों ही केस में जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सामान्यतः विद्यार्थियों ये जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं कंसेप्ट है ना, बेसिकली ये आ जाता है लाइन और सरफेस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है ना, तो बेसिकली ये स्टोक थ्योरम से ही आता है। किससे आता है बच्चों? स्टोक थ्योरम से। सो बेसिकली स्टोक थ्योरम को ही और इलोबरेट करके जब हम किसी प्लेन पे ले आते हैं, है ना, तो वो बन जाता है क्या? ग्रीन्स थ्योरम। और बेसिकली हम लोग ये सारा का सारा जो काम है ना वो एक्स वाई प्लेन में ही कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, राइट। सो ग्रीन थ्योरम और कुछ भी नहीं है, एक्स वाई प्लेन में विद्यार्थियों क्या होता है? इवैल्यूएट होता है। ये जो भी काम हो रहा है वो पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड, समझते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन की मदद से, और ये लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन के बीच का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। सामान्यतः ये स्टोक थ्योरम से ही डिराइव हुआ है, जो मुझे याद पड़ रहा है। कुछ जगहों पर ये शायद ग्रीन्स थ्योरम की मदद से भी डिराइव हो जाता है, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है ना। आई थॉट दैट इज फाइन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन्स थ्योरम से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। एक बार चेक जरूर कर लेना बच्चों। सो बेसिकली आपको फिलहाल ग्रीन्स थ्योरम, सॉरी जो गॉस थ्योरम है, नॉट ग्रीन्स थ्योरम, यार मैं भी क्या लिख रहा हूँ, गॉस थ्योरम, ये बेसिकली गॉस थ्योरम से डिराइव होता है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही है, इट इज नॉट वेरी मच करेक्ट। एक बार जब आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करें तो एक बार वहां पे क्लियर कर लेना। आप ये मत सोचना बच्चों कि ये सर को कॉन्फिडेंट नहीं है, इसमें बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं। नो, द पॉइंट इज दैट कि आप लोगों को भी बुक में जाके पढ़ने की आदत होना चाहिए। दैट्स व्हाई कह रहा हूं कि एक बार पढ़ लेना ये चीज। और क्यों कह रहा हूं? बिकॉज जब जाके पढ़ोगे ना तो उसकी थोड़ी थ्योरी भी देखोगे, तब समझ में आएगा कि कोई थ्योरम जो है स्टार्ट कैसे होती है, प्रूफ कैसे होती है। क्योंकि ठीक है, क्वेश्चन आपने थ्योरम समझ ली, स्टेटमेंट समझ लिया, क्वेश्चंस कर लोगे, दैट इज ओके फाइन। लेकिन कोई थ्योरम बना कैसे है, शुरू कहां से हुआ है, कैसे प्रूव किया जाता है, ये भी भले आप पूरा मत समझिए, लेकिन एक कंसेप्ट तो डेवलप हो यार कि हाँ चीज ऐसे शुरू होती है, ऐसे खत्म होती है। दैट्स व्हाई ये तुम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट बनता है। जब भी कोई टीचर, नॉट मी, किसी क्लास में जब भी कोई टीचर इस तरह से आपसे बोले ना, तो ये मत कहना अरे यार सब हमारे लिए छोड़ देते हैं। नो, गो टू द लेक्चर, मतलब गो टू द क्लास, मतलब गो टू द बुक, जरूर जाइए वहां पे, चीजों को समझिए। क्योंकि जितना ज्यादा किताबों को पढ़ोगे ना उतना ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। आप लेक्चर अटेंड करिए और फिर आप बुक में जाइए तो आपको बुक समझ में आएगी, ठीक है ना। पहले चले जाओगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन लेक्चर के बाद बुक में जाओगे ना तो चीजें समझ में आएंगी, ओके। और तब मजा भी आएगा पढ़ने में, और अल्टीमेटली सीखना तो यही है ना यार, ओके। चलिए अब आते हैं इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद में अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाल के रखें बच्चों, ठीक है, राइट। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए निकाले हैं विद्यार्थियों। जैसे लिखा हुआ है इवैल्यूएट। अब देखो दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक जिसमें वो आपसे वेरीफाई करने को बोलेगा ग्रीन्स थ्योरम, और एक जिसमें आपको वो लाइन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने को बोलेगा, ठीक है ना, ग्रीन्स थ्योरम की मदद से। तो बेसिकली आपको सरफेस इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है वो? यहां पर बोल रहा है इवैल्यूएट बाय ग्रीन्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन along c e to the power x sin y dx plus e to the power minus x cos y dy. So look at this, this is your p dx q dy, ठीक है ना, where c is the rectangle with vertices 0 0 pi 0 pi by 2 and 0 pi by 2. तो इस रेक्टेंगल पर आपको बेसिकली क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। और c क्या है? एक रेक्टेंगल है।
तो अगर सी को देखने के लिए जाओगे बच्चों, तो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, हम ये एक्स वाई प्लेन है, सपोज दैट दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, एंड पाई का मतलब होता है 3.14 और पाई बाय 2 का मतलब हो जाएगा लगभग उसका आधा, तो इट्स अराउंड 3.14, सो इट्स 1.57 ये कुछ होगा। तो अगर मैं कहूँ 0 0 तो ये तो रहा 0 0 बच्चों पॉइंट, फिर उसके बाद में उसने पाई 0 बोला, तो पाई 0 सपोज दैट ये रहा, ये पाई 0 है ना, दिस इज पाई 0 पॉइंट, एक्स एक्सिस पे होगा। उसके बाद में बोला पाई बाय 2, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पाई बाय 2, तो सपोज दैट दिस इज द पाई बाय 2, तो दिस इज पाई और पाई बाय 2, ठीक है ना, और फिर 0 और पाई बाय 2, सो ये आई थॉट कुछ आपका रेक्टेंगल जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, एंड दिस इज 0 पाई बाय 2, सो ये हो गया आपका रेक्टेंगल जिसके ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है। बेसिकली फिगर बनाना इसलिए जरूरी था ताकि जब आप इस फिगर को, इस कर्व को एक्स वाई प्लेन में देखें तो आपको फिर सरफेस इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स आसानी से दिख जाए बच्चों, ठीक है ना, दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये करा। तो यहां पर जब सोल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये फोटोग्राफ जरूर बनाइएगा, इसमें नहीं बनाया है लेकिन आपको बनाना है, इसीलिए जो चीज कमी होती है ना इन बुक्स में, क्योंकि हमने भी ये कहीं ना कहीं से कंटेंट लिया है, तो इन बुक्स में जो कमी होती है ना बेसिकली वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि नहीं यार ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फिगर बनाना, फिर उसके बाद में लिखना बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम, और स्टेटमेंट लिख देना इंटीग्रेशन सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन del q by del y माइनस del p by del y और dx dy, ठीक है ना। सो ये आपने स्टेटमेंट यहां पे लिख दिया। अब क्या करोगे, सो दिस इज योर वन, दिस इज योर वन। अब यहां पे लिखोगे here p is equals to e to the power minus x sin y, q is equals to e to the power minus x cos y। आपने q को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, एंड डेल पी बाय डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y, तो ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। सो हेंस बाय ग्रीन्स थ्योरम है ना द गिवन लाइन इंटीग्रल, तो बाय ग्रीन्स थ्योरम आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, लाइन इंटीग्रेशन c पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल्स टू, और फिर ये लिख देंगे सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई dx dy। नाउ लुक एट दिस, ये आपने लिख दिया, यहां पर क्या कहते हैं आपने डेल क्यू बाय डेल एक्स की वैल्यू लिखी, डेल क्यू बाय डेल एक्स की वैल्यू ये रही, डेल पी बाय डेल वाई की वैल्यू ये रही, दिस माइनस दिस दोनों एक जैसे हैं, माइनस करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे विथ नेगेटिव साइन, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2। लेकिन ये जो s है, इस s पर लिमिट्स कैसे निकली हैं इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर यहां पर लिख लेना ऑन s, ये s है बच्चों, ये फिगर में लिख देना s, ऑन s लिमिट्स r, लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 टू 0 से लेके पाई तक जाता है x, और y इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, y की लिमिट है 0 से पाई बाय 2 है ना रेक्टेंगल में, तो x की लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई और y की लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 2 e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई। नाउ विद्यार्थियों हमें इंटीग्रेशन करना है सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, आप पहले किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि दोनों की लिमिट कांस्टेंट है, इसीलिए e की पावर माइनस एक्स का इसने इंटीग्रेशन कर दिया और 0 टू पाई लिमिट लगा दी, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस e की पावर माइनस एक्स, कॉस y का इंटीग्रेशन कर दिया तो साइन y और लिमिट लगा दी 0 टू पाई बाय 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, यहाँ पर अपर लिमिट आएगी कितना बच्चों, अपर लिमिट लगाओगे तो माइनस ई की पावर माइनस पाई, और लोअर लिमिट लगाओगे तो ई की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर 0 मतलब 1, तो ये आपके पास है विद्यार्थियों कितना आ जाएगा, इस नेगेटिव साइन का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की पावर माइनस पाई और माइनस 1, ये ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो 1 आएगा, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, इसलिए ये तो 1 ही देगा, तो दिस इज योर आंसर विद्यार्थियों, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन, सिंपल। आपने क्या करा, आपने ग्रीन्स थ्योरम की मदद से इस लाइन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन। ये है काम की चीज किसमें,
ग्रीन्स थ्योरम में, कि आप इसकी मदद से कुछ स्पेशल टाइप के लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, स्पेशल टाइप के लाइन इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दैट्स फाइन, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। यहां पर आ जाते हैं हम लोग, वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्स वाई प्लेन। तो अब यहाँ पे ये जो सेकंड क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसमें आपसे कोई इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने को नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है वेरीफाई करो ग्रीन्स थ्योरम। तो वेरीफाई करने का मतलब है कि लाइन इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना है और सरफेस इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना है। मतलब एक तरह से आपके दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी यहाँ पर, एक लाइन इंटीग्रेशन की और एक सरफेस इंटीग्रेशन की। मैं दो क्वेश्चन इसलिए बोलता हूं विद्यार्थियों क्योंकि दो चीजें आपको सीखने को मिलेगी, और यहां पर ये थ्योरम्स का यही सबसे बड़ा फायदा है कि हर थ्योरम के एक क्वेश्चन में, वेरीफाई वाले क्वेश्चन में आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाते हैं और दो नए टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो एक तरह से अगर कोई लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो वो भी प्रिपेयर हो रहा है, कोई सरफेस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो वो भी प्रिपेयर हो रहा है, तो डबल धमाका है ये। ठीक है। So verify the Green's theorem for the following integral in xy plane. This is your question. ये आपका क्वेश्चन है, where C is the boundary surrounded by x square plus y square is equals to 1. तो C क्या है, बेसिकली एक closed circle है. This is the circle और ये इसकी रेडियस है 1, तो this point is 1 0, this point is minus 1 0, this point is 0 1 and this point is 0 minus 1. ठीक है। एंड डेफिनेटली जब लाइन इंटीग्रेशन करेगा वो, तो इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को वो पैरामेट्रिक इक्वेशन में है ना, क्योंकि रेडियस 1 है तो x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, इसमें कन्वर्ट करेगा और थीटा की लिमिट जो है वो 0 to 2 पाई ले लेगा, क्योंकि भाई पूरा के पूरे सर्कल पर इंटीग्रेशन करना है आपको, तो x इज इक्वल्स टू ये लेंगे और थीटा बराबर 0 to 2 पाई लेंगे, तभी तो सर्कल बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, किसी डिस्क की नहीं है। तो इन लिमिट से, इन सब्स्टिट्यूशन से केवल सर्कल बनता है, और इस लिमिट से इसमें जब थीटा को घुमाया जाता है, थीटा को वेरी करा जाता है, तो x और y जो कोऑर्डिनेट जनरेट करते हैं उससे एक सर्कल बनता है। दैट्स व्हाई किसी सर्कल पर जब लाइन इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है उसमें, ठीक है ना। वहीं पर अगर इस सब्स्टिट्यूशन को अगर आप किसी उसमें कर रहे होते, किसी डिस्क पर कर रहे होते, तो इसके साथ साथ एक r भी चलता, r इज इक्वल टू 0 to 1, ये भी चलता साथ में, मतलब जो भी आपके लिमिट्स हैं उससे ये पूरा का पूरा डिस्क जनरेट होना चाहिए, तो ये चलता। पर अभी फिलहाल तो लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं बच्चों। तो उसने क्या करा, पहले ये फिगर बनाना है तुम लोगों को, और फिर उसके बाद में तुम लोगों को क्या लिखना है, तुम लोगों को लिखना है बाय ग्रीन्स थ्योरम। इस लाइन से पहले ग्रीन्स थ्योरम लिखना, बाय ग्रीन्स थ्योरम, और पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां पे लिखना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना बच्चों, ठीक है ना। फिर बाद में लिखना द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल C R x is equals to cos theta, y is equals to sin theta, hence the given line integration, ये जो लाइन इंटीग्रेशन है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट भी आएगा, इसने नहीं लगाया है, hence the line integration is equals to integration C, यहां पर आ जाएगा, और ये x plus 2y dx by d थीटा यहां पर आप लिख देंगे, प्लस y, बल्कि ऐसा ना लिख के आप डायरेक्ट क्या कहते हैं इसको, मतलब कोई फालतू चीज है ना, ये फालतू चीज है बेसिकली, ठीक है ना, ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। तो आप इस लाइन इंटीग्रेशन को, इस लाइन इंटीग्रेशन में x की जगह पर cos थीटा, y की जगह पर sin थीटा लिखेंगे, dx की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, dx इज इक्वल्स टू माइनस sin theta d theta and dy is equals to cos theta d theta and theta is equals to 0 to 2 pi, ये आ जाएगी लिमिट्स, ठीक है ना। तो आपने पूरे में x की जगह पर, y की जगह पर और dx की जगह पर सब कुछ लिख दिया, माइनस साइन थीटा, ये d थीटा को बाहर निकाल दिया है ना। आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन में, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी, इसने डी थीटा को कॉमन ले लिया है इसलिए, बस केवल, और कुछ नहीं। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इस कॉस थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे विद्यार्थियों, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इट्स 0 to 2 पाई। जब पूरा क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे लिमिट्स भी किसकी आएंगी, थीटा की आएंगी, तो 0 to 2 पाई।
अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास में आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये बाहर डी थीटा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे बच्चों, 2 में से एक अच्छा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आप किसी एक को आप साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो इसको कर दीजिए या इसको कर दीजिए बच्चों, जो आपकी मर्जी हो। जैसे इसमें इन्होंने क्या करा है देख लेते हैं। ये देखो इन्होंने बेसिकली क्या कर दिया है, ये आपके पास में 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, ओके ठीक है, सो इन्होंने सबसे पहले ये 0 से 2 पाई है और ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है, तो इन्होंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके 0 to π/2 कर दिया। वैसे ऐसा नहीं करते तब भी काम बन जाता। तो ये सब कहानी लिखने की जगह अगर मैं कहूँ, अपन इसको देख लेते हैं पहले कि इस कहानी की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर मैं यहीं से करूँ इसको कुछ ऐसा, इट्स 0 to 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कितना लिख दीजिए, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो दिस इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज और ये डी थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा कितना 0 to 2 पाई 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 और ये डी थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई 5, ठीक है। आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2 और ये माइनस में 2, ठीक है ना, और ये डी थीटा। तो ये 5/2 को अलग कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, इट्स 5/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये डी थीटा अलग कर दिया इसको, और ये माइनस में 2 0 to 2 पाई और ये डी थीटा अलग कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपली, क्या कहते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये 5/2 को आप बाहर रहने दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका थीटा और प्लस में कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिमिट 0 to 2 पाई और माइनस में ये हो जाएगा 2 और थीटा और लिमिट 0 to 2 पाई, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि दिस इज योर 5/2, ओके। अपर लिमिट लगाओगे तो 2 पाई आएगा, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, प्लस ये 1/2, अपर लिमिट लगाओगे तो साइन 4 पाई आएगा 0, लोअर लिमिट लगाओगे साइन 0 0, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पे ये वाला टर्म 0 दे देगा, छोड़ दिया ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2, यहाँ पर थीटा की जगह अपर लिमिट लगाओगे तो 2 पाई, लोअर लिमिट पे 0, तो ये हो जाएगा 2 पाई। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा बच्चों 5 पाई, ये 5 पाई और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 पाई, तो आंसर आ गया आपका पाई, और यहाँ पर भी पाई आ रहा था। इसने क्या करा है बच्चों, बेसिकली इसने इसको सॉल्व करा है बीटा और गामा फंक्शन से। तो गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए लिमिट को 0 to π/2 करा है, पर मेरी सलाह है कि आप ये ना करके सिंपली इस तरह से कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज गामा फंक्शन मान लीजिए उस समय आपको याद नहीं आया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो लाइन इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वो इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो ये तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप इसको रहने दीजिएगा, और अगर आपको गामा और बीटा फंक्शन में बहुत कॉन्फिडेंट है तो आप इस तरह से जा सकते हैं, बिकॉज बीटा गामा फंक्शन की मदद से हमने कई लाइन इंटीग्रेशंस को जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तब बहुत किया है, और बीटा गामा फंक्शन में भी हमने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लाइन इंटीग्रेशन। अब आ जाते हैं सरफेस इंटीग्रेशन के ऊपर विद्यार्थियों। सो व्हाट इज द सरफेस इंटीग्रेशन? तो सरफेस इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है?
सो यहाँ पर आपने जो ग्रीन्स थ्योरम का ऊपर स्टेटमेंट लिखा था ना, आप उसकी मदद से सॉल्व करोगे, है ना। क्या यहाँ पे ऐसे लिखना, बाय वन डबल इंटीग्रेशन ओवर एस डेल क्यू बाय डेल वाई और पी डी एक्स, यहाँ एक्स आएगा, और डेल पी बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पर इसने F1 F2 माना है ना, तो आप F1 F2 की जगह क्या मान लो भाई, P मान लो, Q मान लो, तो ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Q, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन, ये आपका S हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी S हो जाएगा और ये भी S हो जाएगा। तो यहां पर आप डेल Q और डेल P इसको यूज करोगे तो डेल Q बाय डेल एक्स, डेल Q बाय डेल एक्स की वैल्यू है 3, डेल P बाय डेल y की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 1, तो ये अपने आप में क्या जाएगा, डबल इंटीग्रेशन dx dy। और जब आप सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हो और यहाँ पे कोई फंक्शन ना बचे, केवल 1 बचे, तो ये जो सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, वास्तव में ये क्या होता है, वास्तव में ये होता है सरफेस एरिया ऑफ S। तो वास्तव में ये सरफेस एरिया होगा S का, और S क्या है, S एक क्या है, यूनिट सर्कल से के अंदर का जो पूरा का पूरा सरफेस है वो है बेसिकली। तो यूनिट सर्कल है, यानी त्रिज्या एक का सर्कल है, तो उसका बेसिकली सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। सो द एरिया ऑफ द सर्कल C इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 1, सो द आंसर इज पाई। तो इस तरह से आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो, आप इसको इवेल्युएट करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे इवेल्युएट कर लेना, ठीक है ना। ये यहाँ पर x की लिमिट कितनी आएगी, -2 से +2, y की लिमिट कितनी आएगी, अंडर रूट माइनस अंडर रूट इट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और dy, है ना। क्योंकि जो सर्कल है आपका, उस सर्कल पर आपको एक्स वाई की लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। तो एक्स वाई की लिमिट्स के लिए आपको बेसिकली x की लिमिट को अगर x एक्सिस पे ले लोगे तो y की लिमिट के लिए स्ट्रिप बनानी पड़ेगी ऐसे। तो यहां पर y की लिमिट और यहां पर y की लिमिट आपके पास में सर्कल की इक्वेशन से आ जाएंगी, और x की लिमिट तो -1 से +1 दिख ही रही है। तो आप अच्छा -2 से +2 क्यों लिख दिया भाई, ये तो गलत है, हटाइए, वही तो यूनिट सर्कल है ना, तो -1 से +1। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, तो भी आपके पास में पाई आएगा। और ऐसे कई क्वेश्चंस हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन में किए हैं, इसके अलावा स्टोक थ्योरम के समय में किए हैं, इसके अलावा हम लोगों ने लाइन इंटीग्रेशन के समय में भी इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं। तो आप पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिएगा, फिर लिमिट्स रख दीजिएगा, फिर जो आंसर आए उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिएगा, देन यू विल गेट आंसर, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो पाई आ गया सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी विद्यार्थियों, तो यहां पर बाय 1 and 2 योर ग्रीन्स थ्योरम हैज वेरीफाइड। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहां पर क्या हो गया, ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए विद्यार्थियों कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन और दे दिया है कुछ इस तरह से, लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर, ये दिस इज द क्वेश्चन, इंटीग्रेशन c x y plus y square p dx plus q square मतलब x square dy। तो p और q आपको दे दी है, where c is the closed curve of the region bounded by y is equals to x square and y is equals to x। so basically आपको c पर इंटीग्रेशन करना है, और c क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है, इन कर्व है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, इससे जो रीजन जनरेट होगा, है ना, जो क्लोज्ड रीजन जनरेट होगा उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो है सी। तो पहले इनको बनाते हैं ग्राफ पर। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस से सिमेट्रिक है, ठीक है ना। इट मींस दैट कि द वैल्यू ऑफ द y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला है,
ये दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फिर क्या बोल रहा है वो बोल रहा है y इज इक्वल टू x, सो दिस इज योर y इज इक्वल टू x लाइन, तो ये y इज इक्वल टू x लाइन है। तो बेसिकली ये जो है ये है आपका सरफेस S, दिस इज योर S, ये अंदर जो है ना वो S है, और ये जो बाउंड्री बन रही है ना इस तरह से ये S जाके S है, ये है आपका क्या व्हाट, दिस इज योर C, ये इसकी जो बाउंड्री है वो बेसिकली है C। तो आपको इस C पर इंटीग्रेट करना है और सरफेस ये अंदर की है। तो बेसिकली जब जिसे कहें कि लाइन इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, तो लाइन इंटीग्रेशन करने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर जैसे ये वैल्यू अगर निकालोगे तो अगर इसमें y की जगह पर x लिख दोगे तो ये पॉइंट आएगा आई थिंक 1 1 और दिस पॉइंट इज 0 1, तो x की लिमिट तो आ जाएगी। पहले देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले ये y इज इक्वल टू एक्स, ये ऊपर वाला y इज इक्वल टू एक्स है और नीचे वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अब लाइन इंटीग्रेशन जब करोगे तो नीचे वाले कर्व का इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट पर, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन राइट, हालांकि लाइन इंटीग्रेशन का लिए तो अपने को दिया हुआ है, मेनली लिमिट्स निकालना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने पहले फिगर में ये जरूर समझ लिया कि भैया जो कर्व C है वो कहां पर है और जो S है वो कहां पर है। तो जब S की लिमिट निकालेंगे ना, पता है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, जब सरफेस की लिमिट्स निकालेंगे तो ऐसे x की लिमिट को तो ले लेंगे x एक्सिस पे 0 to 1, क्योंकि इस सरफेस के लिए x 0 से 1 तक जा रहा है, और y के लिए एक स्ट्रिप बनाएंगे इसके अंदर, तो y इज इक्वल टू जाएगा कहां से, एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू x तक जाएगा और x की लिमिट ये आएंगी। तो सरफेस इंटीग्रेशन के लिए लिमिट तो ये है, लेकिन लाइन इंटीग्रेशन के लिए इसने कैसे किया है आइए जरा देखते हैं। तो भाई सबसे पहले उसने क्या कर दिया, हियर वी हैव कंसीडर्ड द शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये ठीक है फिगर में दिखा दिया। सो फाई इज इक्वल टू है फाई, अच्छा फाई इसने ये ले लिया है, तो फाई की जगह आप इसको p ले लो, इसको q ले लो, ठीक है। तो दिस इज फाई, दिस इज q। So when integral is to be evaluated along x square, y is equals to x square, इसने ठीक है मतलब अलग अलग करना पड़ेगा, y is equals to x square और y is equals to x, ठीक है ना, ठीक, ओके। सो सबसे पहले हम y is equals to x square के along इंटीग्रेशन करेंगे, किसको, लाइन इंटीग्रेट को। चलिए आइए इवैल्यूएट करते हैं। सो दिस इज योर लाइन इंटीग्रेशन बेसिकली विद्यार्थियों। सो दिस इज योर पी डी एक्स और दिस इज क्यू वाई। सो यहाँ पर ये c के अलॉन्ग और c को अभी फिलहाल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलॉन्ग हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट। तो दिस इज अलॉन्ग c राइट। तो c में दो पार्ट हैं बेसिकली, तो आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो बेसिकली ओके। तो इस लाइन के पहले एक लाइन और लिखना बच्चों, क्या एक लाइन क्या लिखोगे, ऐसे लिखना, here curve C consists two portion, y is equals to x square एंड y इज इक्वल्स टू x। तो ये वाला पोर्शन, इसको अगर आप O नाम दे दो, इसको अगर आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, सपोज दैट दिस इज A नाम दे दो, यहाँ पे इसको B नाम दे दो, सो ये बेसिकली, और इसको C नाम दे दो इस वाले किसी पॉइंट को। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या है, OAB, और y इज इक्वल्स टू x क्या है, BCO, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर पहले लाइन इंटीग्रेशन करेंगे और फिर y इज इक्वल टू x मतलब कि BCO पर लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो लाइन इंटीग्रेशन है ना, लाइन इंटीग्रेशन p dx प्लस q dy इज इक्वल टू दिस वन, इस लाइन से पहले ऐसे लिखना चाहिए। सो देयरफोर
इंटीग्रेशन along C P dx plus Q dy is equals to line integration along OAB P dx plus Q dy plus line integration BCO P dx प्लस क्यू डी वाई, मतलब ये दो लाइन इंटीग्रेशन से मिलकर बना है। इसको आप चाहो तो 2 दे सकते हो। नाउ अब यहां पर बेसिकली हम लोग कौन सा लाइन इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों? हम लोग यहां पे लाइन इंटीग्रेशन करेंगे व्हाट? यहां पर हम लोग लाइन इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग ओ ए बी, हम वो इंटीग्रेशन करेंगे ओ ए बी के अलोंग। तो ओ ए बी पर बेसिकली ये आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो ओ ए बी पर कौन सा कर्व है बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और लिमिट्स क्या है? लिमिट्स हैं x इज इक्वल टू 0 टू 1। सो बेसिकली हम लोग पूरे के पूरे लाइन इंटीग्रेशन में जहां जहां y होगा वहां वहां पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये देखो y स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, यहां y की जगह x लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, और यहां पर dx ठीक है, और dy की जगह कितना लिख देंगे? dy इज इक्वल टू 2x dx। मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन को ओ ए बी के अलोंग जब करेंगे तो उसमें y की जगह पर एक्स स्क्वायर, dy की जगह पर 2x dx, पूरे के पूरे को x में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही x में कन्वर्ट कर देंगे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में ये चीज आ जाएगी। अच्छा, यहां पर ये एक्स स्क्वायर था और ये dy था, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख दिया y, मतलब इस वाले पोर्शन को पूरा x में कन्वर्ट करा और इस वाले पोर्शन को पूरा y में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर x की लिमिट आ गई 0 टू 1 और y की लिमिट भी कितनी आ गई? 0 टू 1। क्यों? अगर आप फिगर को ध्यान से देखें ये, तो इस फिगर में x भी 0 से 1 तक जाता है इसके लिए, और y भी 0 से 1 तक जाता है, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन के लिए भी और यहां से लेके यहां तक के पोर्शन के लिए भी। तो दोनों के लिए x और y का जो वेरिएशन है वो 0 से 1 तक ही है। सो दैट्स व्हाई जब आप दूसरे वाले पोर्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, तो भी वहां पर लिमिट किसकी आएगी? y की भी 0 से 1 ही आएगी। तो इसको इंटीग्रेट करा बच्चों, ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करा, ये आ गया, दोनों में 0 से 1 लिमिट लगाई, यहाँ पे 1/4 प्लस 1/5 और ये 1/2, दोनों को सॉल्व किया, 19/20 आ गया। तो ये बच्चों पहला पोर्शन सॉल्व हुआ जब आपने कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलोंग इंटीग्रेशन करा था। तो C के अभी एक पोर्शन पे ही आपने इंटीग्रेशन करा, अब दूसरे पोर्शन पे आप करोगे तो आप यहां पे लिखोगे व्हेन इंटीग्रल इज इवैल्यूएटेड अलोंग y इज इक्वल टू x। सो आपको यहां पर क्या मिलेगा? dy इज इक्वल टू dx मिलेगा, एंड लिमिट्स दोनों की x की वही रहेगी, x इज इक्वल टू 0 टू 1 एंड y इज इक्वल टू भी, नो सॉरी यहां पे गलत हो गया, ये गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। देखो, जब आप बी सी ओ पे करोगे, मतलब यहां से यहां आ रहे हो, तो आपकी लिमिट आएगी, x की लिमिट आएगी 1 से 0 और y की लिमिट भी आएगी 1 से 0। तो इट मींस दैट कि यहां पर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी बच्चों। तो यहां पर लिमिट्स आएंगी x और y की, क्या आएंगी? क्योंकि आप नीचे आ रहे हो ना, तो x की लिमिट होगी x इज इक्वल टू 1 टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 टू 0। ये आपके पास में लिमिट्स रहेंगी, ठीक है ना। तो आपने यही करा बच्चों, फिर आपने बी सी ओ के अलोंग इंटीग्रेशन किया पी डी एक्स क्यू डी वाई का। तो यहाँ पे p की वैल्यू लिखी, यहाँ पे q की वैल्यू लिख दी, ठीक है, और ये आपका बी सी ओ आप लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग कर रहे हैं, तो जहां जहां पर y होगा वहां वहां पर x लिख देंगे। तो ये x लिख दिया, ये x लिख दिया, तो ये आ गया dx। यहां पर dy मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, आप चाहते तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर सकते थे? x में। तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस dy की जगह dx लिख देना पड़ता, लेकिन नहीं करा तो हमने यहां पर क्या करा, y की जगह x की जगह पर y लिख दिया, तो ये y स्क्वायर आ गया, क्योंकि y इज इक्वल टू x है। तो हमने इसको y में ही कन्वर्ट रहने दिया, और दोनों की लिमिट यहां पर आ गई x इज इक्वल टू 1 टू 0, यहां पर भी y इज इक्वल टू 1 टू 0, ठीक है ना। इंटीग्रेट करा x³ 3 और दोनों x³ 3 ही रहेंगे, x² 2x² हो जाएगा, तो 2x³ 3 लिमिट 0 टू 1 और ये y³ 3
लिमिट 1 से 0 सॉरी 1 से 0 ही आएगी, नॉट 0 to 1। तो अपर लिमिट पे तो 0 0 मिलेगा, लोअर लिमिट पे -2/3, यहाँ पर भी लोअर लिमिट -1/3 सॉल्व करा तो ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों को ऐड करना है। सो हेंस द रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज व्हाट, पूरा का पूरा आप जोड़ेंगे, दोनों को सम कर देंगे विद्यार्थियों, तो आपके पास से माइनस का 1/20 आएगा। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब आपको सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है, तो सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे q, यहां पर लिखेंगे p। सो दिस इज योर सरफेस इंटीग्रेशन, और ये r क्या है, r इज व्हाट, r इज इक्वल्स टू रीजन बाउंडेड बाय y is equals to x square and y is equals to x, and the limits what, लिमिट्स क्या होंगी बच्चों, यहां पर लिमिट्स आर x is equals to 0 to 1 and y is equals to x square to x, ये लिमिट्स आ जाएंगी। तो आप इस सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे, लिमिट्स हो जाएगी x is equals to 0 to 1, y is equals to x square to x, और ये हो जाएगा del q by del x minus del p by del y। so this is your q basically and this is your p basically। तो दोनों का माइनस जब करेंगे बच्चों तो 2x minus x minus 2y, तो 2x minus x minus 2y ये कट के हो जाएगा आपका कितना, 2x में से एक x जाएगा, तो आपके पास में केवल x रह जाएगा, ये हाँ केवल x रह जाएगा मेरे हिसाब से। ये क्या कर दिया इसने, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ओके ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपके पास में रह जाएगा x माइनस 2y, ठीक है ना, dx dy। नाउ अब पहले आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा xy, 2y का हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो केवल y स्क्वायर, लिमिट आ जाएगी x स्क्वायर से x। ठीक, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो x लिखेंगे जहां जहां y है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास में आ जाएगा x, y की जगह पर पहले x, तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाकर जहां जहां y है वहां वहां पर x स्क्वायर, तो ये x यहां पर y की जगह पर लिखेंगे x स्क्वायर, तो माइनस लोअर लिमिट ना, सो ये x को शायद यहां पे खा गए होंगे, सो ये x, ओके एक सेकेंड, ठीक है ना, ठीक ठीक है ठीक है ठीक, यहाँ पर x को y की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ओके x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब पहले इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों कर दिया y की लिमिट्स में। इसमें जैसे इस वाले में क्या करा, x को बाहर करा, y की जगह पर पहले अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर इस वाले में एक y की जगह पर अपर लिमिट तो x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो y स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर लिखेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, दिस वन, दिस इज dx। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो दिस इज x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये x स्क्वायर और प्लस x की पावर 4, तो ये x स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास में आ जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, so you will get x की पावर 5 upon 5 minus x की पावर 4 upon 4, और this is 1/4 minus 1/4, 1/5 minus 1/4 सॉल्व करेंगे तो minus 1/20, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर ग्रीन थ्योरम इस तरह से क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। मतलब लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं पर जहां पर फाई और साई था वहां पर मैंने पी और क्यू सिंबल यूज करा है, तो आप भी वैसे ही कर लेंगे तो बेटर होगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगी ज्यादा। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम के 3 क्वेश्चंस किए, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने ग्रीन थ्योरम की मदद से एक लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन। आगे के दोनों क्वेश्चंस में, 2 क्वेश्चंस में हम लोगों ने वेरीफाई किया ग्रीन्स थ्योरम को, और अलग अलग सिचुएशन में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करा और उनकी वैल्यू निकाली। साथ में यह भी सीखा कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे लाइन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट किया जाता है।
इन दोनों ही लास्ट के क्वेश्चंस में विद्यार्थियों आपके पास में थोड़ा डबल इंटीग्रेशन का नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ी ज्योमेट्री की समझ होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ज्योमेट्री की समझ नहीं होगी तो वो पैराबोला और लाइन को आप प्लॉट नहीं कर पाओगे और फिर उसमें समझ नहीं पाओगे कि भाई क्यों क्या कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन को 2 बार करना पड़ा और सरफेस इंटीग्रेशन को 1 बार में कर लिया और कैसे लिमिट्स निकली, ये समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक के ऊपर फोकस करना, अगर कहीं कहीं पे डाउट लगा हो, और अगर कहीं पे कोई कंसेप्चुअल डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो हेल्प चैट में जाके या माय डाउट में जाके अपना डाउट या क्वेरी पूछ सकते हो। इन 2 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दे देता हूं, इनको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं जो आपने करे हैं अभी, उसी के बेसिस उसी के जैसे ही हैं, और यहाँ पे वेरीफाई करना है तो दिस इज योर P और ये आपका Q हो जाएगा और ये सर्कल के ऊपर आपको वेरीफाई करना है तो कर लीजिएगा। वैसे इवैल्यूएट का बोल रहा है ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है इसकी मदद से, सरफेस इंटीग्रेशन की मदद से, तो कर लेना। द आंसर इज, आंसर आपके सामने ये रहा, आपके पास में आंसर कितना आएगा, वेयर इज द आंसर, 0। आंसर इज 0, आंसर 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। अब ये भी ग्रीन्स थ्योरम की मदद से इवैल्यूएट करने को बोल रहा है और ये आपके पास में ट्राइंगल पे बोल रहा है, दिस इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के ऊपर आपको इवैल्यूएट करना है, तो सेम काम आपको वही करना होगा, सरफेस इंटीग्रेशन को करना है बेसिकली आपको। तो सरफेस इंटीग्रेशन को करेंगे तो इसका जो आंसर है विद्यार्थियों वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास में आ जाएगा, कहाँ गया, अच्छा क्या वेरीफाई करने को बोला है क्या, वेरीफाई तो इवैल्यूएट तो बाय यूजिंग ग्रीन मेथड, वेरीफाई तो नहीं बोला है, तो इसने ये दोनों कैसे कर लिया, अलग से कर लिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो 3 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, C1 C2 और C3 कह रहा हूँ। आई थिंक इसने लाइन इंटीग्रेशन भी करा है और फिर उसके बाद में सरफेस इंटीग्रेशन भी करा है। तो सरफेस इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आएगा आपका -π/4 प्लस 2π/2 दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इस तरह से ये भी वेरीफाई हो जाएगी। एंड दीज आर द फ्यू होमवर्क क्वेश्चंस जो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और आप वहां से खूब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम भी कंप्लीट हुआ और वेक्टर इंटीग्रेशन का पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त किया। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आपको काम आ सकता है, इवन अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम आ सकता है, तो इसको स्किप मत करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हम अब नेक्स्ट क्लास से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन वाले टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसमें एनालिटिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसके अलावा हम रेसिड्यू वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 से 12 दिनों में पूरे के पूरे टॉपिक को फिनिश कर लिया जाए। तब तक आप हमारे साथ रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए, अच्छा सोचते रहिए, लोगों में कमियां मत निकालिए, लोगों की खूबियां देखिए, क्योंकि कमियां निकालने वाले लोग अक्सर नेगेटिविटी से ग्रसित रहते हैं। अपना और अपने माता पिता का, अपना तो सम्मान करिए और माता पिता को तो करना ही है, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और अपने राष्ट्र के लिए अच्छा सोचते रहिए और छोटे बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाइए जो आपको लगता है कि हमें भी सीखनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।